हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। और आज मैं जो है आप लोगों को केमिस्ट्री का सेट नंबर जो है यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देने जा रहा हूं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में विखंडनीय ईंधन के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में विखंडनीय ईंधन के रूप में किया जाता है। तो वह है यूरेनियम 235 का। यूरेनियम 235 का प्रयोग जो है नाभिकीय रिएक्टर में विखंडनीय ईंधन के रूप में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में विखंडनीय ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। भारत में नाभिकीय रिएक्टरों की अगर कुल संख्या पूछे तो वर्तमान में जो है 23 है, और जिसकी कुल क्षमता जो है 7480 मेगावाट है। अगर भारत में पूछा जाए कि नाभिकीय रिएक्टरों की कुल संख्या कितनी है तो 23 है, और इसकी कुल क्षमता कितनी है तो वो है 7448 मेगावाट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। यानी कि इनमें से किसका उपयोग जो है कैंसर के उपचार में किया जाता है, तो वह है कोबाल्ट के समस्थानिक का। यानी कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो है ना वो कैंसर के उपचार में किया जाता है। कोबाल्ट 60 यानी कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो है कैंसर के उपचार में किया जाता है। ये कोबाल्ट 60 जो है वो मानव निर्मित एक समस्थानिक है। मानव निर्मित को हम लोग कृत्रिम भी बोलते हैं, और यह एक समस्थानिक है। इसमें रेडियो एक्टिव गुण पाए जाते हैं। ठीक है, रक्त कैंसर जो होता है वो WBC की संख्या में असामान्य वृद्धि होने से होता है, जिसे ल्यूकेमिया कहा जाता है। ठीक है, कोबाल्ट 60 जो है वो गामा किरणों का उत्सर्जन करता है। यही कारण है कि इसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेटास्टेटिक अस्थि कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है। मेटास्टेटिक अस्थि के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप्स का उपयोग किया जाता है, तो वह होता है स्ट्रोंटियम 89। स्ट्रोंटियम 89, ठीक है, स्ट्रोंटियम 89 का प्रयोग किया जाता है। कुछ रेडियो समस्थानिक एवं उसका उपयोग समस्थानिक स्ट्रोंटियम 89, आयोडीन 131, कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कुछ रेडियो एक्टिव समस्थानिक एवं उसका उपयोग समस्थानिक स्ट्रोंटियम 89, आयोडीन 131, कोबाल्ट 60 का उपयोग मेटास्टेटिक अस्थि कैंसर में, थायराइड कैंसर में और रक्त कैंसर में उपयोग किया जाता है। जैसे अगर हम बोलें कि स्ट्रोंटियम 89 का प्रयोग जो है किस में किया जाता है, तो वह है मेटास्टेटिक अस्थि कैंसर में। आयोडीन 131 का प्रयोग जो है थायराइड कैंसर में किया जाता है, थायराइड कैंसर में किया जाता है। लेकिन अगर कोबाल्ट 60 का प्रयोग बोला जाए तो वह रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु हथियार के उपयोग किए जाने पर सबसे सामान्य समस्थानिक है। यानी परमाणु हथियार में जो है किस प्रकार के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, तो वह किया जाता है यूरेनियम और प्लूटोनियम का किया जाता है। यूरेनियम और प्लूटोनियम का प्रयोग जो है मतलब परमाणु हथियार के उपयोग में किया जाता है। परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाला सबसे आम समस्थानिक यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 है। ठीक है, परमाणु बम अगर बोला जाए तो किस सिद्धांत पर आधारित है, तो वह है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। उसी तरह अगर बोला जाए कि सौर ऊर्जा किस पर आधारित है, तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ठीक है, मतलब नाभिकीय विखंडन में जो है परमाणु के केंद्रक में न्यूट्रॉन से प्रहार किया जाता है और इससे बहुत ऊर्जा निकलती है। परमाणु बम को जो है अनियंत्रित श्रृंखला के परिणाम स्वरूप भीषण प्रचंडता के साथ परमाणु का विस्फोट होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है। मतलब कौन ऐसा तत्व है जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है, तो वह होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। फ्लोरीन तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होता है, और फ्लोरीन को जो है F के द्वारा डिनोट किया जाता है, और फ्लोरीन का परमाणु संख्या पूछे तो 9 होता है। फ्लोरीन जो है वो हैलोजन ग्रुप में आता है, मतलब हैलोजन गैस के रूप में उसे वर्गीकृत किया जाता है। और फ्लोरीन को जो है 17वें यानी पीरियोडिक टेबल के 17वें समूह यानी ग्रुप में रखा गया है। ठीक है, और इसमें अगर बोला जाए तो 17वें समूह में जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन ये सभी जो है हैलोजन ग्रुप मतलब गैस के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, और यह सभी जो है 17वें ग्रुप यानी कि पीरियोडिक टेबल के 17वें ग्रुप यानी समूह में रखा गया है। फ्लोरीन जो है वो आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक गैस है।
अगला क्वेश्चन है, किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाती है। यानी किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाती है, तो इसको बोला जाता है अपचयन। किसी रासायनिक प्रतिक्रिया या प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि अपचयन कहलाती है। रासायनिक प्रक्रिया के अगर बोला जाए तो प्राथमिक प्रकार जो है निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे संयोजन प्रतिक्रिया, अपघटन प्रतिक्रिया, विस्थापन प्रक्रिया, ठीक है, विस्थापन प्रतिक्रिया, दोहरी विस्थापन प्रतिक्रिया, उसके बाद ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो है वो क्या करता है कि ऑक्सीजन का ग्रहण करता है और हाइड्रोजन का त्याग करता है, ठीक है। इसका मतलब है ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करने या हाइड्रोजन का त्याग करने की प्रक्रिया है। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन ग्रहण करने या हाइड्रोजन त्यागने की प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, यानी कि जिसमें पदार्थ के इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। ऑक्सीकरण संख्या किसी रासायनिक यौगिक में बंधे हुए किसी परमाणु के ऑक्सीकरण के दर्ज का सूचक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दी गई अभिक्रिया में ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ का चयन कीजिए। मतलब इनमें से जो अभिक्रिया दी गई है, जैसे 4Fe + 3O2 से अभिक्रिया करके 2Fe2O3 का निर्माण करता है, तो इसमें जो है ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ का चयन करना है। तो ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ जो है वह है फेरस, यानी कि Fe, ठीक है। 4Fe + 3O2 से अभिक्रिया करके 2Fe2O3 में ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ जो होता है वो फेरस। ध्यातव्य है कि ऑक्सीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया है कि जिसके फलस्वरूप किसी तत्व या यौगिक में विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं का अनुपात बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, CuSO4 + Mg से अभिक्रिया करके MgSO4 + Cu उपरोक्त अभिक्रिया में डैश Mg है। CuSO4 + Mg से अभिक्रिया करके MgSO4 + Cu उपरोक्त अभिक्रिया में डैश Mg है। तो Mg क्या है, तो Mg जो है एक अपचायक कर्मक है, ठीक है। Mg क्या है, एक अपचायक कर्मक है। CuSO4 + Mg से अभिक्रिया करके MgSO4 + Cu उपरोक्त अभिक्रिया में मैग्नीशियम यानी Mg जो है अपचायक कर्मक है। अपचायक कर्मक एक पदार्थ है जिसे उसके कुछ इलेक्ट्रॉन को खो करके ऑक्सीकृत किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इस प्रोसेस को या इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसको अपचयन। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इस प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। अगर ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया अगर दोनों साथ साथ घटित हो तो उसको हम लोग उपापचय अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। उपापचय अभिक्रिया कहा जाता है। दी गई अभिक्रिया में डैश अपचायक के रूप में कार्य करता है। दी गई अभिक्रिया में डैश अपचायक के रूप में कार्य करता है। तो अपचायक रूप में जो है कौन काम करता है, तो वह होता है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। दी गई अभिक्रिया में CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है अपचायक रूप में कार्य करता है, क्योंकि उपयुक्त अभिक्रिया में CO का ऑक्सीकरण हो रहा है। Fe2O3 + 3CO से अभिक्रिया करके 2Fe + 3CO2 का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है, अपचयन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो अपचयन के संबंध में जो है इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो अपचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं होता है, ठीक है। अपचयन अभिक्रिया में जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, न कि इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। उसके अलावा जो है अपचयन अभिक्रिया में या तो हाइड्रोजन का संयोजन होता है तथा ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया का प्रतिलोम है। इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, न कि इसको त्यागा जाता है। इसके विपरीत उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। अगला क्वेश्चन है, आभूषणों के धूमिल होने का एक उदाहरण है। मतलब आभूषण जो है धूमिल हो जाता है, मतलब उसका रंग जो है बदरंग हो जाता है, किसकी वजह से, तो वह होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया की वजह से। ऑक्सीकरण अभिक्रिया की वजह से जो है आभूषण धूमिल हो जाते हैं, ठीक है। ऑक्सीकरण
प्रतिक्रिया के कारण आभूषणों का रंग धूमिल हो जाता है, जैसे फेरस क्लोराइड FeCl2 से फेरिक क्लोराइड FeCl2 के बनने में फेरस आयन परिवर्तित होकर फेरिक आयन हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई अभिकारक किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो वह किस प्रक्रिया से गुजर रहा है? यदि कोई अभिकारक किसी अभिक्रिया से ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो वह किस प्रक्रिया से गुजर रहा है? तो वह है जो है ऑक्सीडेशन अभिक्रिया यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया से गुजर रहा है। यदि कोई अभिकारक किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो उसे ऑक्सीकरण प्रक्रिया से गुजरना कहते हैं। किसी अभिक्रिया में जो है हाइड्रोजन या किसी धन विद्युत तत्व का निकलना जो है ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, मतलब किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन या किसी धन विद्युत तत्व का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है और इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। अगला क्वेश्चन है, डैश की प्रक्रिया द्वारा सल्फर से सल्फाइड आयन का निर्माण होता है। डैश की प्रक्रिया के द्वारा सल्फर से सल्फाइड आयन का निर्माण होता है, तो वह होता है अपचयन अभिक्रिया से। अपचयन अभिक्रिया से। ठीक है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन ऋण विद्युतीय तत्वों के निष्कासन या हाइड्रोजन धन विद्युतीय तत्वों के समावेश को अपचयन कहा जाता है। अपचयन की क्रिया द्वारा सल्फर से सल्फाइड आयन का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, जिंक से जिंक आयन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो जिंक से जिंक आयन का निर्माण जो है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा होता है। जिंक से जिंक आयन का निर्माण ऑक्सीकरण के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है कि ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होते हैं। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होते हैं। अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होते हैं, इसे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर बोला जाए तो जिंक Zn+2HCl ठीक है से अभिक्रिया करके ZnCl2+H2 का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का क्या है? तो खाद्य पदार्थों में दुर्गंध यानी बदबूदार हो जाने का मुख्य कारण वसा और तेलों का है क्या है? तो ऑक्सीकरण है, यानी ऑक्सीडेशन के वजह से जो है खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आ जाता है। ठीक है, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग करता है अथवा उसकी हाइड्रोजन निकल जाती है। दूसरे शब्दों में ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी आयन पर धन आवेश बढ़ जाता है या ऋण आवेश कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ऑक्सीडेशन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जो है इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को अपचयन या अवकरक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित एजेंटों में से कौन सा पेयजल की शुद्धिकरण यानी शोधन के लिए अच्छा है? निम्नलिखित एजेंटों में से कौन सा पेयजल शुद्धिकरण शोधन के लिए अच्छा होता है? तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो पेयजल की शुद्धिकरण या शोधन के लिए अच्छा होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पेयजल के शुद्धिकरण के लिए अच्छा है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, इसका उपयोग रोगाणुनाशी के रूप में पेयजल को शुद्ध करने तथा उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने में किया जाता है। थैंक यू।